हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग आप लोगों के बीच ये जो बिहार लोक सेवा आयोग एलडीसी मुख्य परीक्षा 2021 में ये पूछा गया था। परीक्षा तिथि आपको है इसमें 20/11/2022। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो कि यूथ कंपटीशन की बुक में ये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो 5 सेट है इसमें दोस्तों, हम लोग पाँचों सेट को देखेंगे। तो ये 20/11/2022 का है। तो दोस्तों इसको देखना ना भूलें और पूरा आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, ताकि इससे आप लोग को पता चलेगा कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप का, ठीक है। मैं इसका आप लोग को पीडीएफ भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो चलते हैं, आपको देखिएगा टोटल आपको इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। तो और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं आज का ये किस पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग एलडीसी का ध्यान दीजिएगा मुख्य परीक्षा जो 2021 में आपको ये वैकेंसी आई थी, आपको 20/11/2022 को ये आयोजित किया गया था ये परीक्षा। इसका हम लोग व्याख्या सहित हल प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग रिवीजन करेंगे, जीके जीएस हम लोग इसको कवर करेंगे आज, ठीक है। देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न है और सेशन स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें, आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए आप लोग क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है उससे, और अपने ग्रुप में एक शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला प्रश्न कहता है कि देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। सेबी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका आपको 2 बी जो है कि यहाँ पर सही उत्तर किया गया है इसमें। यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा इसका डिटेल्स पे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और नियमन बोर्ड सेबी जो है भारत में केंद्र सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है जो देश में एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सेबी का जो गठन है आपको, सेबी का वैसे तो 1988 में गठन किया गया था, लेकिन यहाँ पर दे रहा सेबी का गठन 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किया गया था, ठीक है। लेकिन सेबी का स्थापना जो हुआ था 1988 में हुआ था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ देखिएगा दे रहा है 12 अप्रैल 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से कह रहा है कि जैविक खेती वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ से आपका सही उत्तर, ठीक है। सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2016 में प्रथम पूर्ण जैविक के कृषि वाला राज्य घोषित किया इसको, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ लक्षद्वीप देश जो है आपको ये पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित यानी कि यूटी के बारे में पूछ दे कि जैविक खेती करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप याद रखिएगा, ठीक है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 53 नंबर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इस देखिएगा किस तरह का आपको इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग बढ़िया से देखें। और वीडियो लंबी होती है तो वीडियो को आप लोग स्पीड बढ़ा करके भी आप लोग देख सकते हैं इसको। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में कह रहा है कि प्रधान उदार ब्याज दर निम्नलिखित में से कौन तय करता है, कौन तय करता है। इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा आपको, एमपीसी, ठीक है, यानी कि मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। एमपीसी आपको इसको तय करता है, मौद्रिक नीति समिति, इसका राइट आंसर। आरबीआई का स्थापना देखिएगा इसमें दिया है कि नहीं, आरबीआई का स्थापना देखिए दिया है इसमें 1935। छोटा डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को जो है कि 5 करोड़ अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, सेबी ये आरबीआई का से राष्ट्रीयकरण इसका हुआ है 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ठीक है। सर ऑस्बॉर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे इसके आरबीआई के, जबकि सीडी देशमुख है प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये उस समय के रिगार्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। अभी भी शक्तिकांत दास ही हैं। देखिएगा 54 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह आपको प्लेनेट कौन सा है इनमें से। तो सबसे छोटा ग्रह आपको बुध होता है, ठीक है, मरकरी।
तो बुध आपको सबसे छोटा ग्रह है प्लेनेट में, इसको याद रखिएगा। बुध देखिएगा, बुध और शुक्र ये एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। उपग्रह नहीं, उपग्रह ना होने वाली कौन सी ग्रह है? बुध और शुक्र दोनों है, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। सौरमंडल का देखिए सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 55 नंबर कहता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है या भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। जैसे बाघों के संरक्षण, ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए 1936 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ प्रश्न देखिएगा, कहता है कि टोडा जनजाति कहाँ रहती है? ध्यान दीजिएगा, टोडा एक ट्राइब्स है, जनजाति है, ये कहाँ रहती है? तो ये आपको नीलगिरी की पहाड़ियों, ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ियों वाला क्षेत्र है जो वहीं रहती है, ये आपको निवास करती है टोडा जनजाति, ठीक है। दक्षिण भारत में विस्तृत नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली भारत की एक प्रमुख जनजाति है, ठीक है। मातृलिनी वंशजता पर आधारित टोडा जनजाति जो है कि टोडा धर्म का पालन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर 57 नंबर, ठीक है। किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? आरक्षित वन क्षेत्र कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर 58 नंबर के जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है? जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान यानी कि चावल। क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा आपको, कि जल भराव की आवश्यकता जो कह रहा है कि किस फसल के लिए होती है, तो धान हो जाएगा चावल आपका। ध्यान दीजिएगा, चावल के बारे में कुछ और हम लोग फैक्ट यहाँ पर देख भी लेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जो है आपको इसको चाहिए होता है। धान यानी कि चावल को कृषि के लिए उत्तम माना जाता है इसको। सेंटीग्रेड अगर पूछ देगा, टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, और पानी कितना चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा इसको ज़रूरी है, ठीक है। यह है कि जलोढ़ दोमट मिट्टी उपयुक्त इसके लिए मानी जाती है धान की खेती के लिए। अगला प्रश्न है 59 नंबर के बोकारो और भिलाई लौह इस्पात एवं इस्पात परियोजनाएं किस सहयोग से स्थापित हुई हैं? तो 59 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई जो है आपको भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना जो है इसकी सहयोग से खोली गई थी। कब खोली गई थी? यहाँ पर देखिएगा, भिलाई संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी। मध्य प्रदेश के दुर्ग वर्तमान छत्तीसगढ़ में की गई थी। बोकारो 1964, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न कहता है हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? हिमालय में तो 60 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, बलूत एवं बुरांस, ठीक है। बलूत एवं बुरांस ये जो पौधे हैं, पेड़ जो हैं, ये हिमालय के क्षेत्र में लगाए जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट उत्तर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 62 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ इनमें से कह रहा है कि कौन सी हैं? तो देखिएगा इसका उत्तर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये आयोग के द्वारा इसमें कोई उत्तर नहीं दिया गया है। तो बिहार में देखिएगा यहाँ पे इसको कह रहा है कि गंगा की प्रमुख नदियाँ हैं जाके बागमती, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन, ठीक है। कोसी, बागमती, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन है यहाँ पर। तो गंडक और बागमती भी दिया है इसमें एक ऑप्शन में, कोसी, काली और स्पेन दे रखा है, यमुना, घाघरा और रामगंगा। घाघरा आ गया तो ये तो होगा ही नहीं, इसको काट दीजिए 3 नंबर को। और फिर इसके बाद गोमती, बुरही, महानंदा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कोसी, काली और सोन, ठीक है। सोन तो है, कोसी भी है, लेकिन काली नदी नहीं है, तो ये भी काट दीजिए। तो गंडक और बागमती, इस प्रकार से देखिए आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ केवल एक होना चाहिए था, लेकिन केवल एक इसमें दिया ही नहीं है कहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा है इसका राइट आंसर। बागमती, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन ये नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर यहाँ से कि जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा उपयोगी पेड़ माना जाता है? तो देखिएगा प्रोसोपिस
जूलीफ्लोरा, ठीक है, जिसको हम लोग विलायती बबूल कहते हैं। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि जैव विविधता को कम करने के लिए ये पेड़ लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर की, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजराज प्रथम, ठीक है, जो कि 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक इसने शासन किया था, इसका शासनकाल था। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पूछ रहा है इनमें से कौन था, तो बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ याद रखेंगे इसको कि मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और 185 बीसी में, ठीक है, ईसा पूर्व में ने की थी, और तथा उसी ने एक नए वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की, यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने, इसको भी याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। वह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का, जैन धर्म का। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अजातशत्रु, ठीक है। महाजनपद काल में कौशल और मगध महाजनपद के बीच संघर्ष हर्यक वंशी शासक जो था अजातशत्रु, इसी के समय में प्रारंभ हुआ था। अजातशत्रु का कार्यकाल जो माना जाता है 442 से 460 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 67 नंबर के, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था। जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। देखिए यहाँ दिया हुआ है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, द्वितीय युद्ध है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें जो है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। दोनों मैच टाई हो गया, यानी कि एक वो जीता हरा, एक वो जीता तो एक ये जीता, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। ध्यान दीजिएगा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लोधी वंश का देखिएगा, बहलोल लोधी स्थापना क्या था, और अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा, याद रखिएगा। इब्राहिम लोधी ही जो कि है 1526 से जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया था, जो उसके बाद फिर दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना हुई थी, बाबर ने किया था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है, तो औरंगजेब यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर होगा। मुगल सम्राट औरंगजेब का जो है कि शासनकाल देखिएगा 1658 से 1707 ईस्वी माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न कहता है, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस का भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस का भारत में अंतिम रूप से पराजित किया, तो ए हो जाएगा वांडीवाश का युद्ध, ठीक है। वांडीवाश का युद्ध जो हुआ था, वांडीवाश का युद्ध हुआ था कब, 1760 ईस्वी, जनवरी 1760 में हुआ था, याद रखिएगा। तो वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था, इसमें जो है कि आयरकुट के नेतृत्व में ये अंग्रेजी सेना को काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को अंतिम रूप से पराजित किया था। इस युद्ध के बाद भारत से फ्रांसीसी शक्ति जो है का है पतन हो गया था। वांडीवाश के युद्ध के बाद ही भारत में फ्रांसीसी जो क्रांति का जो ये जो उसका पतन हो गया, उसका शक्ति समाप्त हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर कि मलाबार में मुपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। मुपला विद्रोह जो हुआ था मलाबार में कौन से साल में हुआ था, तो इसका देखिएगा बी आंसर होगा, 1921 ईस्वी में मुपला विद्रोह हुआ था। मुपला विद्रोह, ठीक है, केरल में, ये मलाबार कहाँ, केरल में पड़ता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 72 नंबर, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था। कौन से डेट में, जब उड़ीसा जो है कि बिहार से जब अलग हो गया था, तो कौन से डेट में देखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ से 1 अप्रैल 1936 में।
1 अप्रैल 1936 में जो कि उड़ीसा और बिहार का पृथक्करण हुआ था, यानी कि अलग हुआ था, ठीक है। और एक बिहार जो है कि अलग प्रांत बन गया था, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, देखिएगा तीनों पॉइंट को नोट करना अच्छा ज़रूरी है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है कि बिहार प्रांत से अलग होकर पृथक एक प्रांत का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद आपको वर्ष 1912 तक बिहार जो है कि उड़ीसा तथा बंगाल का एक संयुक्त प्रांत है, ठीक है, 1912 तक है। लेकिन फिर 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल को एक अलग संयुक्त प्रांत यानी कि बिहार उड़ीसा के रूप में बंगाल से अलग कर दिया गया था, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सान्याल। और सुखदेव थापन ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में किया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर देखिएगा और भी इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि पुलिस अधीक्षक लाहौर सॉन्डर्स की जो है कि 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर की कहता है कि यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जो जोड़ा गया है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो जोड़ने वाला जो भी काम हुआ है दोस्तों 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था। ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 42वां संशोधन 1976 में, इसी के द्वारा जोड़ा गया। और जो भी भारतीय संविधान से जो भी कुछ हटाने वगैरह का काम किया गया वो आपको 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, इसी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं, और एक अखंडता यानी कि राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जो संघ का मंत्रिपरिषद होता है केंद्र सरकार का, यानी कि उसको किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह हो कहता है आपको प्रधानमंत्री के प्रति, ठीक है, पीएम के प्रति जो होता है उत्तरदायी होता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार संघीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का मतलब है कि प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? पहला लोकायुक्त है तो ये आपको महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में नियुक्त हुआ था। इस राज्य ने वर्ष 1971 में महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द हेग, ठीक है। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को आपको जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार के द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में से यह न्यायालय शुरू हुआ। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, याद रखिएगा, और मुद्रा वहाँ क्या चलता है? यूरो, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कौन से साल में हुआ था? तो WTO की स्थापना 1995, काफ़ी इजी प्रश्न है, 1995 में हुआ था। एक छोटा डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995, ठीक है। और विश्व व्यापार WTO का देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन जो है इसका वर्तमान में महानिदेशक रॉबर्ट एजवेडो हैं और मुख्यालय कहाँ आता है? इसका कहाँ है? जिनेवा, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। 80 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था ये आपको क्योटो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्योटो यानी कि जापान में आयोजित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल देखिएगा, ये पूछता है प्रश्न। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। कब? क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। प्रोटोकॉल 6 जो है कि आपको 6 ग्रीन हाउस गैस जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेरफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड पर लागू होता है। 81 नंबर प्रश्न कहता है संविधान की आत्मा क्या है? ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा
क्या है, किसको कहते हैं हम लोग, तो प्रस्तावना याद रखिएगा। ऊपर में अभी ये प्रश्न देखिए आया था, देखिएगा ये रिपीट क्वेश्चन देखिएगा, रिपीट हुआ, एक ही एग्जाम का ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज हम लोग, तो देखिएगा डबल क्वेश्चन पूछा गया एक ही जगह से, तो अभी ऊपर हुआ है ये भी। तो संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना, यानी कि जो आपको पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता, ये जो 3 वर्ड जोड़ा गया था संविधान में 42वां संशोधन 1976 में, तो वहीं पे कह रहा उसी से रिगार्डिंग प्रश्न है कि संविधान की आत्मा क्या है, किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को ही कहते हैं। ठीक है, निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे कि कानून संप्रभु का आदेश है या कथन किसका है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। कानून जो है कि संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है। यह कथन आपको जॉन ऑस्टिन का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामनाथ कोविंद भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति हैं। देखिएगा ये उस समय आपको 2021 में जो है आपको वैकेंसी आई थी, 2022 का ये प्रश्न है, 22/11/2022 का, तो उस समय के हिसाब से ये पूछा गया है। ठीक है, करंट अफेयर। तो रामनाथ कोविंद भारत के देखिएगा राष्ट्रपति हैं, तो क्रम पूछा है, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14वें में। ठीक है, 14वां क्रम था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी। अंतिम जनगणना कौन से साल में किया गया था, तो अंतिम जनगणना आपको सभी लोग जानते हैं कि 2011 में हुआ था, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके साथ और भी इसका एक पॉइंट याद रखना है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, भारत की जनगणना आपको 15 बार आयोजित की जा चुकी है। ठीक है, 15 बार। और भारत में अगर पहली बार जनगणना जो है कि 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपको किया गया था। और पहली बार नियमित जनगणना अगर पूछा गया प्रश्न, यानी कि पूर्ण जनगणना, तो 1881 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और 1951 ईस्वी को देखिएगा, ये 1951 के बाद सभी जनगणनाएं वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 85 नंबर, सतत विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेटनलैंड आयोग। ठीक है, ब्रेटनलैंड आयोग जो है कि सतत विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था, सतत विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। देखिए फिर ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो डी हो जाएगा CSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO। ठीक है, CSO की स्थापना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 88 नंबर। यहाँ से कहता है कि भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई थी। कागजी मुद्रा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। भारत में कागजी मुद्रा कौन से साल में पहली बार प्रारंभ की गई, 1861 ईस्वी में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट क्या है, तो देखिएगा ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं वो आपको रेपो रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर, यहाँ से कि इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो स्टॉक में निवेश करता है उसी को इंडेक्स फंड कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है, जो स्टॉक में निवेश करता है, वो इंडेक्स फंड कहलाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, पेगासस क्या है। ध्यान दीजिएगा, पेगासस क्या है, तो ये जो है कि एक जासूसी यंत्र है जो लोगों के फ़ोन के माध्यम से जासूसी करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पेगासस एक जो है कि जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे आपको इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी के फ़ोन को रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसे स्पाईवेयर के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका की कौन सी इनमें राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा केप टाउन। ठीक है, केप टाउन हो जाएगा ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको, केप टाउन यहाँ से राजधानी हो जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन है। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के देखिएगा 3 राजधानी है टोटल। ठीक है, साउथ अफ्रीका की, तो विधायी राजधानी पूछेगा तो केप टाउन, तथा प्रशासनिक राजधानी पूछ देगा तो प्रिटोरिया, और जबकि इसकी न्यायिक राजधानी अगर पूछ देगा तो ब्लोमफाउंटेन।
और इसकी मुद्रा क्या है, रैंड, वहाँ रैंड चलता है। तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका की राजधानी अगर विधायी राजधानी पूछ देगा तो केप टाउन। देखिएगा इसमें ब्लूम फाउंटेन भी राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो प्रिटोरिया नहीं दिया है लेकिन ब्लूम फाउंटेन दिया हुआ है, लेकिन जो पहले आता है उसको ही लिया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन में जब केप टाउन दे दिया तो ए आंसर यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह से क्या भी देखिए प्रश्न पूछा जाता है, जो पहले आएगा उसी को मारना है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो केप टाउन यहाँ से हो गया आपकी इसकी विधायी राजधानी साउथ अफ्रीका की, और प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, और इसकी जबकि न्यायिक राजधानी है ब्लूम फाउंटेन। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है? तो बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है तो एल साल्वाडोर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन राज्यों ने धारा 348 के 2 के प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये 4 स्टेट जो हैं धारा 348 के 2 के प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दिया। कौन कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से कि आर्थिक रूप से पिछड़ों यानी कि EWS को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 के 6 और 16 का 6, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि EWS जो होता है कैटेगरी आर्थिक रूप से जो कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका आरक्षण देने हेतु संविधान में जो अनुच्छेद है आपको, तो अनुच्छेद 15 का 6 है और 16 का 6 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 96 नंबर यहाँ पे कहता है कि किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो देखिएगा अमरावती, ठीक है। 10 साल के लिए, 10 साल की दिया हुआ है, 10 साल। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद सिर्फ 10 वर्षों तक ही बनी रह सकती है, उसके उपरांत नई राजधानी अमरावती हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। और तेलंगाना जो बना था 2 जून 2014, छोटा डेट याद रखिएगा, इसमें शायद छोटा डेट नहीं दिया है, लेकिन तेलंगाना का जो गठन हुआ है 2 जून 2014 का हुआ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 97 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है? ठीक है, तो बिहार जो है आपको निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है। बिहार यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 105वां संशोधन जो हुआ था ये किससे संबंधित है? तो देखिएगा, यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है, यानी कि जो स्टेट को अन्य पिछड़ा वर्ग जो के लोग जो हैं उनको निर्धारण की शक्ति देता है, यानी कि 105वां संशोधन जो हुआ था। 105वां संशोधन आपको 2021 में हुआ था, याद रखिएगा, 2021 में ये हुआ है 105वां संशोधन। यह संशोधन राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारण की शक्ति देता है। ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के 4, 15 का 5, 16 का 4 और 16 का 5 है, राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान की घोषित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग 99 नंबर के, आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 क्या है? आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह रक्षा उत्पादन इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग 100 नंबर प्रश्न देखेंगे कि संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष, ठीक है, 100 ईयर्स पूरे कर लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो लोक लेखा समिति जो होता है आपको, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल आपको 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि याद रखिएगा 22 में से आपका 15 जो है कि लोकसभा से जाते हैं और 7 राज्यसभा से, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 101 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ठीक है। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? ठीक है, तो प्लीहा हो जाएगा यहाँ से आपका स्प्लीन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाख है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लाख है क्या है? तो ये आपको जो है कि लाख कीट का एक शरीर श्रावण है, ठीक है। लाख जो है कि कीट का एक शरीर श्रावण है, जिससे हम लाख कहते हैं हम लोग, ठीक है। लाख जो है कि देखिएगा कैरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। ये कीट आपको कॉक्सीडी कुल में आते हैं। ये कीड़े पलास, कुसुम और बेरों के पेड़ों पर पाले जाते हैं। कौन कौन से पेड़ पे? पलास,
पलास, कुसुम और बेरों के पेड़ पे। ध्यान दीजिएगा, पलास जो है कि यूपी का ये आपको राजकीय पौधा है, ठीक है, याद रखिएगा, राजकीय पुष्प है ये, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 103 नंबर के स्पर्मेटेलियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पर्मेटिड शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 नंबर की एंटी फर्टिलिजिन स्रावित होता है। एंटी फर्टिलिजिन जो है कि स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, शुक्राणुओं के द्वारा, ठीक है, सी हो जाएगा। एंटी फर्टिलाइजेशन स्रावित होता है तो शुक्राणुओं के द्वारा स्रावित होता है। 105 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? किस एक मार्ग का? तो उत्तर से दक्षिण मार्ग का ये अनुसरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 नंबर के रेडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। रेडियस एक प्रजाति है जो कि माता पिता की देखभाल दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, मीठे पानी के शंबुक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके। मीठे पानी के शंबुक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 107 नंबर के पति का देखिएगा ब्लड ग्रुप अगर ए है, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ठीक है। इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। ये 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, जिसके अगर पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का बी है तो, ठीक है, ये चारों ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं उसके संतान में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 108 नंबर प्रश्न है कि विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायरस के बारे में कथन सही पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? विषाणु के न्यूक्लिक के अम्ल को कैप्सिड कहते हैं, नहीं। विषाणु का अपना उपापचयी तंत्र होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर दिया है, विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। विषाणु वायरस एक बाध्यकारी परजीवी है, ये आपको कथन सही है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 109 नंबर के न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो ये एक प्यूरिन या पायरीमिडीन और चीनी है, ठीक है, प्यूरिन या पायरीमिडीन और चीनी है न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है, तो बी हो जाएगा जन्मजात प्रतिरक्षा, ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा। 111 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? देखिएगा, परम शून्य तापमान जिसको जो सबसे कम तापमान में जिसको इंडिकेट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को परम शून्य तापमान कहा जाता है। तो डी हो जाएगा यहाँ से, सभी लोग जानते हैं आप लोग कि -273.15 डिग्री सेल्सियस को ही परम शून्य तापमान हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है ना कि इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता है। इसका मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर प्रश्न है कि किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है, क्या मापती है? देखिएगा, तो बी होगा विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग की आवृत्ति मापती है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंग की आवृत्ति मापती है, किलो हर्ट्ज एक इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हम लोग 1 किलो हर्ट्ज बराबर देखिएगा 1000 हर्ट्ज होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कटा हुआ हीरा चमकता है, ध्यान देंगे, एक कटा हुआ जो हीरा होता है ना, डायमंड, वो चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये चमकता है। या आपको कांच में आई दरार का जो चमकना होता है वो भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? ध्यान दीजिएगा, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए पूछा जा रहा है यहाँ से प्रश्न में, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पायरोमीटर। जैसे कि सूर्य की किरणों का जो तापमान हम लोग मापते हैं तो पायरोमीटर से ही मापा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, पायरोमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कुछ यंत्र दिया हुआ है, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। देखिएगा, थर्मामीटर जैसे कि होता है, यह शरीर के तापमान मापने हेतु होता है, सभी लोग जानते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश की प्रत्येक तरंगदैर्घ्य पर विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को मापता है ये। और रेडियोमीटर विद्युत चुम्बकीय विकिरण की माप हेतु यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 115 नंबर प्रश्न में, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी आप लोग इसके तरह का आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। एक बल्ब कह रहा है कि 100 वाट और 200 वोल्ट
160 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो बिजली की खपत क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी दिया हुआ है यहाँ पर 64 वाट। कैसे कैसे दिया है बना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है सारा। मैं PDF दे दूंगा आप लोग, इससे आप लोग रिविजन करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर प्रश्न है कि बिजली की स्त्री में ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु क्या है? तो ये हो जाएगा नाइक्रोम। ध्यान दीजिएगा, बिजली की स्त्री में जो आयरन जिससे हम लोग प्रेस करते हैं ना कपड़ा, तो तत्वों का कह रहा है कि निर्माण जो प्रयुक्त धातु उसमें यूज़ किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार लगा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाइक्रोम, ठीक है। तो नाइक्रोम जो एक मिश्र धातु बनता है, तो 80% निकेल और 20% उसमें क्रोमियम होता है, याद रखेंगे। इसका गलनांक आपको 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 117 नंबर की बिजली की मोटर परिवर्तित करती है, क्या परिवर्तित करती है? जो बिजली की जो मोटर होती है, जैसे पानी चढ़ाया जाता है टंकी में, आप लोग सभी लोग के घर में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 118 नंबर के पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? पानी में कह रहा है, पानी के अंदर एक हवा का जो बुलबुला होता है ना, वो किस प्रकार काम करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति, ठीक है। अगर पूछ देगा कि दिखता कैसा है, तो दिखता है उत्तल लेंस की भांति। और कार्य जो उसका वर्क जो होता है, काम किस प्रकार का करता है, तो अवतल लेंस की भांति काम करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 119 नंबर, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है तो शून्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर कहता है यहाँ से कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का आपको तरंग दैर्ध्य जो पूछ रहा है कि सबसे अधिक होगा, तो ऑब्वियसली आपको लाल होगा। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सबसे कम पूछेगा तो बैंगनी हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, हंसाने वाली गैस क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, हंसाने वाली लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2 इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, ठीक है। 122 नंबर प्रश्न, लोहे में जंग लगने पर उसके भार पे क्या होगा? तो अब इसलिए आपको भार उसका बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, लंबे समय तक बढ़ता है लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर कहता है कि आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो सी हो जाएगा यहाँ से कि भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का थोड़ी मात्रा में उत्पादन होता, यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर कहता है कि कोई धातु सोना है या नहीं, यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो अम्ल का यूज़ किया जाता है ना, वो आपको नाइट्रिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई धातु सोना है या नहीं या जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है इनमें से, तो देखिएगा H2CO3 जो है कि आपको नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अदरवाइज NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, KOH आपको हो जाएगा, ये तीनों आपको है, लेकिन H2CO3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से 126 नंबर कहता है कि एक यौगिक K2O का सही नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक यौगिक K2O जिसका सही नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? NH3 की ऑक्सीकरण संख्या इसमें पूछा है, तो डी हो जाएगा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी इसकी, ठीक है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होगा? जब पानी जम जाएगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। जब पानी जमता है बर्फ़ के रूप में तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 129 नंबर की कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? सबसे अधिक सांद्र है इनमें से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 मिलीलीटर में 2.6 ग्राम विलेय, ठीक है। देखिएगा इसको सोल्यूशन इसका क्या है, इसको कैसे सोल्व किया गया है। द्रव्यमान बराबर विलेय की द्रव्यमान यानी कि ग्राम में और विलेय का आयतन लीटर में, इस तरह से इसको आपको बनाना है। यहाँ से देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 130 नंबर देखिएगा कि जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? 130 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H3PO4 बनता है, ठीक है, H3PO4। 131 नंबर प्रश्न है कि अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें नोड और इंटरनोड शामिल है, ठीक है, इसमें नोड और इंटरनोड शामिल है, इसलिए अदरक एक तना है जड़ नहीं है।
अदरक एक तना है, देखिएगा जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड शामिल होता है। तना पौधों का वह भाग होता है जो भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्ती और फूल फल धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर की मटर के दाने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, थिग्मोप्रोटिज में कहलाता है। ठीक है, इसको देखेंगे, इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, 132 का सी है, थिग्मोट्रोपिज में। अगला प्रश्न कहता है 133 नंबर की पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग, ठीक है, पोटोमीटर प्रकाश संश्लेषण मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पोटोमीटर का यूज़ प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए किया जाता है। इसे जो है कि ट्रांसपीरोमीटर के रूप में भी जाना जाता है पोटोमीटर को। इसका आविष्कार गनोंग ने किया था। किसने? गनोंग ने किया था। 134 नंबर प्रश्न है कि पौधों में रंध्र का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है? पौधों में रंध्र का खुलना, ठीक है, किसके प्रवाह के कारण होता है? 134 का सी हो जाएगा, के यानी कि पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के कारण होता है। रंध्र जो है कि पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों से वाष्प निकलकर वातावरण में विसरित हो जाती है। पौधों में 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन इन्हीं रंध्रों से होता है। जो पत्ती जिससे कि होती है ना ये, ठीक है, इस तरह से जो पत्ती होता है इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है, इसी को रंध्र कहा जाता है। 135 नंबर प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नग्न बीजांड। ठीक है, नग्न बीजांड यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136 नंबर प्रश्न है कि जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। जब कोई पेड़ अगर बड़ा हो जाता है ना तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। मोटाई उसका जो होता है तो दिल की लकड़ी में, ठीक है, दिल की लकड़ी में, यानी कि जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। यह गुण दिल की लकड़ी के पेड़ों का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर तथा कार्पेल के बीच स्वपरागन होता है। पुंकेसर और कार्पोल के बीच स्वपरागन जो होता है एक ही फूल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर, एक ही फूल में होता है। 138 नंबर प्रश्न है कि एक बीज है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से, पका हुआ बीजांड। ठीक है, पका हुआ बीजांड एक बीज है। 139 नंबर प्रश्न है कि निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। तो बीज आवरण विकसित होता है बीजांड से विकसित होता है। किससे? बीजांड से। 140 नंबर प्रश्न है, इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद मैथ और रीजनिंग है, जो भी है आपका, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ये जाइलम के द्वारा होता है जल का परिवहन। अगर भोजन बनाने का जो कार्य करता है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है पौधों में। याद रखिएगा, जल का परिवहन जाइलम। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह का मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 5 सेट इसमें आपको प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। मैं 5 करवा दूंगा। इसमें से आपका ये पहला सेट था आज का, जो कि 22 नवंबर 2022 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी का है ये। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।